हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का, जिसमें हम भाग वा देखेंगे जो कि 120 प्रश्न का आएगा। तो इसमें मैंने मुख्य विषय विज्ञान लिया है। तो इसमें हम मुख्य विषय विज्ञान के 120 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। 60 पार्ट फर्स्ट में 1 से 60 तक प्रश्न, और पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक। इस प्रकार से हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का भाग व मुख्य विषय विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो मैंने विज्ञान के क्वेश्चन लिए हैं, यह चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं। यह आपके माध्यमिक शिक्षक वर्ग और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और साथ में मैं इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपना घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। जो कि सभी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सभी में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और इसी चैनल पर अभी मैं CTET की भी तैयारी करूंगा, उसके भी प्रैक्टिस सेट और विस्तृत सिलेबस को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो मुझे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। तो पहले तो ये समझिए कि निर्वात क्या होता है। जैसे हमारा चंद्रमा है, तो हमारे चंद्रमा में वहां पर कोई भी उसका वायुमंडल नहीं है, ना हवा है, ना कोई गैस की मतलब परत है, वो कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो उसी को बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है या गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री वहां सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता है, ना हवा होता है, ना कोई गैस होती है, तो उसी को खाली को बोलते हैं निर्वात। तो वहां जब निर्वात खाली है, निर्वात है, तो वहां गुरुत्व भी नहीं होता है। तो अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक रबड़ की गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं होता है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी। तो हम जैसे किसी गेंद को 10 मीटर ऊपर से गिराते हैं, तो उसको गिराने में प्रतिक्षिप्त मतलब कि जब गिराया गया तो उससे कोई ऊर्जा, जैसे गिराया तो ऊर्जा मतलब कम नहीं होना चाहिए। तो वेग का नुकसान और प्रतिक्षिप्त ऊर्जा भी कम ना हो, और वेग मतलब कि इसकी स्पीड का भी नुकसान ना हो, तब वह, हाँ, अगर हम 10 मीटर ऊपर से गिराएंगे तो वह प्रतिक्षिप्त यानी कि फिर से वापस 10 मीटर ऊपर तक ही जाएगी। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, स्त्री में अंतःरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो अंतःरोपण, स्त्री में अंतःरोपण के समय भ्रूण ब्लास्टुला अवस्था में होता है। ऑप्शन सी, ब्लास्टुला अवस्था में। जैसे कि जब निषेचन क्रिया होती है और महिला की अंड कोशिका और पुरुष का स्पर्म जब निषेचन क्रिया करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो उसके बाद जब अंतःरोपण वह भ्रूण की अवस्था में हो जाता है, तो उसे ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। ऑप्शन यानी कि ब्लास्टुला अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। तो शीतकाल में यानी कि ठंडी के मौसम में जब हम हेडपंप से पानी निकालते हैं, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, लेकिन जो पानी निकलता है वह गर्म निकलता है। तो वह क्यों निकलता है? वह पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। यानी कि बाहर तो ठंडी रहती है, लेकिन जो पृथ्वी के भीतर है वहां पर तापमान अधिक होता है, इसलिए जब हम हेडपंप से शीतकाल यानी ठंडियों में हेडपंप से पानी निकालते हैं तो पानी गर्म निकलता है। और अगर बाहर गर्मी है, जब हम हेडपंप से पानी निकालेंगे तब वह ठंडा निकलेगा। यानी कि अगर बाहर गर्मी है तो पृथ्वी के अंदर
ठंडी रहेगी, और अगर बाहर ठंडी है तो पृथ्वी के अंदर तापमान अधिक रहेगा। चलिए, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करता है? जब वह काला हो और खुरदुरा हो, तो वह ऊष्मा ऊष्मा यानी कि गर्मी का बहुत ज्यादा अवशोषण करेगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, यानी कि अभिक्रिया, जब अभिक्रिया होती है उसमें जो ऊष्मा गर्मी निकलती है तो वह किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वह अभिक्रिया के ताप पर, ताप मतलब कि गर्मी, इस पर तो निर्भर करती है। उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, इस पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इससे उस पथ पर अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अभी कारकों और उत्पादकों की भौतिक स्थिति पर इस पर बिल्कुल कि जैसे कोई भी अभिकारक, जैसे दो तत्व आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो कितनी ऊष्मा देती है, क्या करती है, वो कौन सा उत्पाद देती है, इस पर तो निर्भर करती है। चाहे अभिक्रिया शिस्तर दाब पर की गई या शिस्तर आयतन पर इस पर भी निर्भर करती है। बाकी उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है इससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, तो वह इसलिए फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन ए। जमने पर पानी फैलता है। और अगर आप लोग इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो एक बोतल को आप पूरा मुंह से भर दीजिए और उसके बाद आप उसमें फ्रीजर को ठंडा करने के लिए रख दीजिए। जब वह पूरी बर्फ बन जाएगी और अगर आपको फिर भी आप लोग उसको फ्रीजर में रखे रहेंगे तो वो धीरे 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 एक दिन फट जाएगी। इसी प्रकार से सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। तो ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 8। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? तो वह इसलिए रख सकती हैं कि दो पतली कमीजें, सॉरी ये नहीं होगा, दो पतली कमीजें ऊष्मा को संचरण, ये नहीं होगा, ये तो गलत है। दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं तब ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं, ये नहीं हो सकता। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर हम दो कमीजें पहनेंगे तो एक कमीज से जैसे ही अंदर वायु जाएगी ना, तो वो अंदर जो अंदर है वह सुचालक का काम करेगी। इसलिए एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो कमीजों में हमें कम ठंडी लगती है, क्योंकि इन दोनों कमीजों के बीच एक बॉर्डर सा बन जाता है जो कि ऊष्मा के सुचालक के रूप में काम करती है, इसलिए हमें कम ठंडी लगती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? तो इसके लिए करना होगा 335 जूल यांत्रिक कार्य। ऑप्शन बी 335 जूल यांत्रिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन सी निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहां से आती है? तो वायुमंडल में प्राय गर्मी सूर्य ताप से आती है, ये तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12। कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण। ऑप्शन सी, क्योंकि पानी की जो गुणवत्ता होती है ना वह उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है। ऑप्शन सी, इसलिए पानी का प्रयोग कार के रेडिएटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए स्लिंग साइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी स्लिंग साइक्रोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 14।
सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा चांद पर पहुंचती हैं? तो सूर्य की किरणें विकिरण प्रक्रिया द्वारा चांद पर पहुंचती हैं। ऑप्शन ए विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। तो ट्रांसफार्मर की क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है नर्म लोहा। ऑप्शन डी नर्म लोहा। क्वेश्चन नंबर 16, स्मोग एक मिश्रण है। तो स्मोग स्मोग अगर पहले तो आप ये समझिए कि स्मोग क्या होता है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आप उसका आंसर नहीं लगा सकते। स्मोग स्मोक का मतलब होता है कि जैसे धूल कण हुए, या कहीं आप लोगों ने देखा भी होगा कोई स्मोकिंग जैसे सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो उसको भी स्मोकिंग बोलते हैं। तो यह वही वाला स्मोग है। स्मोग एक मिश्रण है, यानी कि धुआं एक मिश्रण है। तो धुआं है ध्रुव और कोयले का, यानी कि धुआं और कोयले का एक मिश्रण है स्मोग। ऑप्शन ए ध्रुव मीन्स धुएं और कोयले का एक मिश्रण है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब नींबू का रस खट्टा होता है यानी अम्लीय होता है, जब उस पर खाने का सोडा डाला जाता है तब उसमें उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, इसलिए वह उत्फुल्लन करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव्य है? अतिशीतित द्रव्य मतलब कि बहुत ही ज्यादा ठंडा करके उस द्रव्य को बनाया गया है। तो वह है कांच। कांच एक बहुत ही ज्यादा अतिशीतित यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंडा करके बनाया गया द्रव्य है कांच। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? तो हीरे का एक कैरेट 200 mg यानी कि 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ऑप्शन सी। यानी कि चाहे आप हीरे का एक कैरेट समझ लें और चाहे 200 मिलीग्राम समझ लें, यानी कि एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना एक ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र स्वतंत्र का मतलब है कि यह जब धरती से निकलता है तो इसमें कोई भी अन्य पदार्थ मिक्स नहीं होता है, यानी कि यह किसी से भी क्रिया नहीं किए होता है, ये केवल अकेला रहता है। तो यह स्वतंत्र अवस्था में निकलता है, वो है सोना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी। अगर जैसे कोई लोहा लाए आप, अगर आप उसको पानी पानी यानी कि जल में डुबो दें और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है ही, और अगर ऐसे ही खुला रख दें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी कई बार आता है कि जंग लगने वाली क्रिया तीव्र है या धीमी है? तो जंग लगने की क्रिया सबसे धीमी होती है। ऑप्शन बी। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में शीशे की मात्रा सबसे अधिक अधिक होती है। उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन यानी कि अगर किसी ईंधन में जितना ही अधिक ऑक्टेन उच्च होगा तो उसकी जो कार्य क्षमता है ना उतनी ही अधिक होगी। यानी कि आपकी ऐसे समझिए आप, यानी कि अगर आपकी बाइक का वे ऑक्टेन अगर 5 है तो जैसे वो 50 किलोमीटर का एवरेज देती है, अगर उसकी कोई और दूसरे पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवाते हैं उसकी ऑक्टेन संख्या 10 है, तो आपकी जो बाइक 1 लीटर में जो ऑक्टेन संख्या 5 थी तो 50 किलोमीटर चलती थी, तो वह उसी 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलेगी। यानी कि ईंधन की जितनी ही ऑक्टेन संख्या अधिक होगी उसकी कार्य क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ऑप्शन वी।
आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जितनी ही ऑक्टेन संख्या अधिक होगी, वह ईंधन उतना ही शुद्ध होगा और उसकी उतनी ही अधिक कार्य क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 22, हास्य गैस का रासायनिक स्वरूप है। हास्य गैस मतलब कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक स्वरूप यानी कि रासायनिक नाम क्या है? तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को ही हंसाने वाली गैस कहते हैं। यानी कि अगर जैसे कोई नाइट्रस ऑक्साइड अगर सूंघ ले तो वह व्यक्ति हंसता ही रहेगा, इसलिए इसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे। तो रात के समय पेड़ों के नीचे सोने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि रात में रात में जो पेड़ों की प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह रुक जाती है, जिससे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन ही करते रहते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते रहते हैं, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है क्योंकि रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करने लगते हैं यानी कि छोड़ने लगते हैं, जिससे उस पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, इसलिए रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। तो शीत प्रकोष्ठ का मतलब अपना फ्रीजर हुआ, बड़े वाले फ्रिज हुए, मतलब कि जो ठंडी ठंडी जगह है, भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं यानी कि बहुत समय तक मतलब कि साजे के साजे या शुद्ध के शुद्ध खराब नहीं होते हैं, रखे रहते हैं। तो वो क्यों रखे रहते हैं? क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। तो ये तो आपको पता होगा कि जब हम पेड़ों से अगर फल को तोड़ भी लेते हैं तब भी वह श्वसन करते हैं, लेकिन जब हम उसको फ्रीजर या किसी डीप फ्रीजर या किसी भी शीत प्रकोष्ठ में भंडारित कर देते हैं तो उनकी जो श्वसन की जो क्रिया होती है वह घट जाती है, इसलिए यह अधिक समय तक वैसे के वैसे ही रखे रहते हैं। तो ऑप्शन सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो रेफ्रिजरेटर यानी कि हमारे घर का फ्रिज है, इसमें खाद्य पदार्थ जैसे फल फूल हुए, सब्जी हुई, कुछ भी हुई, तो उसको ताजा यानी कि सुरक्षित रखने के लिए मतलब कि कितना कितना उसका टेम्परेचर रखना चाहिए। तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, अगर हम उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे तो उसके अंदर जो जैसे अपने जो फल हुए या सब्जी हुई तो उसके अंदर जो पानी रहता है वह बर्फ बन जाएगा, तो भी उसमें नुकसान होगा क्योंकि वह खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कि वो भी जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए उसे 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। ऑप्शन बी। और अगर हम 10 पर भी कर देते हैं तो 10 पर वो गर्म के गर्म रहेंगे, जिससे जिससे वह जल्दी खराब हो जाएंगे, और अगर 0 कर देंगे तो फिर तो पानी बिल्कुल बर्फ ही बन जाएगा। तो ऑप्शन बी, 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग। तो कॉकरोच जल में जीवित इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक टैक्रिया होता है, यानी कि उसके वातक टैक्रिया यानी कि ऐसे खंड के खंड कटे रहते हैं, श्वसन करने वाले वातक टैक्रिया कई खंड होते हैं, जिससे वह पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, अस्थियां किसमें वातिल होती हैं? तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन को समझा करें, जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझेंगे उसका आंसर आप लोगों को आते हुए भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पूछा है अस्थियां किसमें बातिल होती हैं। अस्थियां अस्थियां तो सभी जानते हैं कि हड्डी, किसमें बातिल। तो बातिल का अभी बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें बातिल का अर्थ भी पता नहीं होगा। बातिल का अर्थ है कि अस्थियों में जो छिद्र वाली हड्डियां होती हैं उन्हें ही वातिल बोलते हैं। तो अस्थियां किसमें बातिल होती हैं यानी कि छिद्रों वाली हड्डियां किसमें होती हैं। तो आप अब इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में अस्थियां यानी कि हड्डियां बातिल यानी कि छिद्रों वाली होती हैं। ऑप्शन डी, पक्षियों में।
क्वेश्चन नंबर 29, अजीबात जीवोत्पत्ति है। तो अजीबात जीवोत्पत्ति है, उत्पत्ति है स्वतः उत्पत्ति, यानी कि यह अपने आप उत्पत्ति कर लेते हैं। ऑप्शन डी, अजीबात जीवोत्पत्ति है, स्वतः उत्पत्ति, यानी कि जो अजीबात है जीवों की उत्पत्ति है वह कैसे होती है, तो वह होती है स्वतः उत्पत्ति। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए होगी 720 कैलोरी की आवश्यकता। ऑप्शन सी, 720 कैलोरी की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, तो यूरोपा या बृहस्पति पर भेजा गया था, कैलिस्टा यह भी भेजा गया था, गैनीमेड यह एक जैसे कि हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ऐसे ही यह भी एक उपग्रह है, जो कि मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से यह शनि ग्रह का उपग्रह है। बाकी डीमोस है, बाकी डीमोस नहीं, ये भी बृहस्पति पर ही भेजा गया था, सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूँ। गैनीमेड यह भी बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह है, यानी कि यह तीनों हैं, यूरोपा भी, कैलिस्टा भी और गैनीमेड भी, यह तीनों बृहस्पति के गैलीलियन उपग्रह हैं। जबकि डीमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है, यह बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी। और मंगल के 2 ही उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस, तो इन दोनों को आप याद रखें। ये कई बार प्रश्न में आते हैं कि मंगल ग्रह के कौन कौन से 2 उपग्रह हैं, तो वह है डीमोस, एक तो इसी में दिया है, एक होता है फोबोस, तो यह मंगल ग्रह का है, यह बृहस्पति का नहीं है, तो हमारा आंसर भी यही होगा, डीमोस। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो पृथ्वी जब, जैसे मान के चलिए कि सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा है, और हमारे जो ग्रह हैं, जो कि हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो यह सूर्य के चक्कर सर्पिलाकार पथ पर लगाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये अपना सूर्य हुआ, तो इसके जो हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, यह सर्पिलाकार में पथ पर चक्कर लगाते हैं, यानी कि ये सूर्य है, यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ कम है। तो जैसे ये हुए अपने ग्रह, ये लाइन से हैं, ये सभी ये अपने ग्रह हैं, जैसे किन्हीं को भी रख लें, तो जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, तो जब यहां आएगी तब यह सूर्य से सबसे नजदीक आएगी, तो यह आती है 4 जुलाई को। ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। ऑप्शन डी, 4 जुलाई को यह सूर्य से अरे सॉरी, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो दूरी यहाँ बताना था, उसके लिए माफी चाहता हूँ, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ जब पृथ्वी यहाँ आएगी चक्कर लगाते लगाते, तो यह तारीख होगी 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर रहती है, और इसे बोलते हैं अपसौर, इसे अपसौर बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं, और वह तारीख होती है 4 जुलाई। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है वह तारीख होती है 30 जनवरी, इसे बोलते हैं उपसौर। तो आप इन दोनों पॉइंट को भी याद रखें, इसे बोलते हैं उपसौर, यानी कि 30 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है, उसे उपसौर बोलते हैं, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, तो उसे अपसौर बोलते हैं। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखें। फिलहाल इसका आंसर है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। क्वेश्चन नंबर 33, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, तो तारे पूर्व से पश्चिम में
इसलिए दिखते हैं क्योंकि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि जो पश्चिम दिशा है उससे पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा दिखते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, क्योंकि यह। तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक, तो विद्युत का कुचालक की अर्थ की अगर हम शुद्ध जल में करंट डालें और अगर उसमें हाथ भी डाल दें तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि यह स्वल्प आयनित होता है। स्वल्प आयनित का मतलब कि इसमें कोई भी आयन नहीं होते हैं। इसमें शुद्ध जल में आयन आयन कोई भी नहीं होते, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। इसमें लवण वगैरह भी मिक्स नहीं होते, इसलिए इसमें इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, यानी विद्युत का कुचालक होता है। तो वह स्वल्प आयनित होता है, यानी कि उसमें कोई भी आयन नहीं होते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी। तो टंगस्टन क्यों बना रहता है? क्योंकि जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह जलकर बिल्कुल लाल हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, इसलिए इसका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको बल्ब में लगा देंगे तो ये लाल होकर गर्म होकर रोशनी देगा, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तांबा, अगर तांबे में हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो यह नाचने लगता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको हम मोटर में फिट कर देते हैं, जिससे इसमें अगर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यह नाचने लगेगा, जिससे ये सभी हमारी इलेक्ट्रॉनिक जैसे पंखा हुआ, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसीलिए उसमें तांबा भरा जाता है, क्योंकि जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह नाचने लगता है, जिससे हमारी मोटर हुई, विद्युत पंखे हुए घूमते हैं और हमें हवा, और जैसे विद्युत मोटर हुई तो वह पानी पानी देती है। और नाइक्रोम, जब नाइक्रोम में विद्युत प्रवाहित की जाती है, नाइक्रोम में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा छोड़ने लगता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्मी छोड़ने लगता है, इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा इसको हीटर में लगा देते हैं तो यह गर्मी गर्मी देने का, खाना बनाने का, कई प्रकार की, तो जो हीटर की जो वो स्प्रिंग होती है वह नाइक्रोम की ही बनी होती है। और जो शीशा गर्म होने पर ही विद्युत का सुचालक होता है, नहीं तो अगर वह ठंडा रहेगा तो वह विद्युत का कुचालक रहेगा। ऑप्शन, फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों, मैं इसमें आप लोगों को सभी सभी अ, सभी विश्लेषण करके बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबी लंबी जाएगी। तो आपको अगर विश्लेषण करके चाहिए तो वीडियो तो लंबी जाएगी, तो आप मुझे कमेंट्स में करके बता दें। अगर विश्लेषण करूंगा तो वीडियो तो लंबी जाएगी ही। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? तो बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब है कि यह किसी भी तत्व पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसे बल्ब में भर दिया जाता है कि यह कितनी भी गर्म हो जाए, तापमान में रहे, लेकिन यह दूसरे किसी भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसलिए विद्युत बल्ब में आर्गन गैस को भरा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, तो जैसे कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव, अब तीसरा ध्रुव हो तो है, नहीं हो तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो तीसरा ध्रुव कहलाएगा। तो पहली बात तो चुंबक का तीसरा ध्रुव होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हो तो वह कहलाएगा परिणामी ध्रुव। ऑप्शन डी। परिणामी ध्रुव कि अगर हो तो कौन सा परिणाम दे सकता है, तो वह परिणामी ध्रुव कहलाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है। मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो मनुष्य में भ्रूणीय विकास, यानी कि जो बच्चा होता है मनुष्य का, तो उसका किस प्रकार से विकास होता है? तो सबसे पहले जो मादा की अंड कोशिका है और जो नर का स्पर्म है, यह दोनों
या दोनों निषेचन क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। उसके बाद इसमें विदलन विदलन यानी कि अनेक इसके जो पार्ट बनने हैं तो उसको उसके अलग अलग से उभार आते हैं, टुकड़े होते हैं, जो भी, तो वह विदलन होता है। उसके बाद ब्लास्टुला होता है और उसके बाद गैस्टुला होता है। इस प्रकार मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रावस्थाओं का सही क्रम होता है, यानी कि सबसे पहले युग्मनज, उसके बाद विदलन, उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्टुला। क्वेश्चन नंबर 39, टाइ ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम हाइड्रोजन गैस का एक समस्थानिक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो पदार्थ की तरंगें होती हैं दे ब्रोगली तरंगें, ऑप्शन डी, दे ब्रोगली तरंगें। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश की तीव्रता की यूनिट क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता की यूनिट है कैंडेला, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर हम प्रकाश या जैसे कि मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कुछ भी, तो वह कितनी रोशनी दे रहा है उसको उसको कैंडेला में मापा जाता है, तो इसकी यूनिट होगी कैंडेला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, न्यूटन के दूसरे नियम को कहते हैं? तो न्यूटन के दूसरे नियम को कहते हैं संवेग का नियम, ऑप्शन डी, संवेग का नियम। और जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम होता है। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन डी, संवेग का नियम। क्वेश्चन नंबर 43, नीला हरा शैवाल काई को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो इसे सम्मिलित किया गया है साइनो बैक्टीरिया नील हरित जीवाणु में, ऑप्शन बी, साइनो बैक्टीरिया नील हरित जीवाणु में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, खमीर ईस्ट एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम है? तो इसका नाम है जाइमेज, ऑप्शन सी, जाइमेज। यानी कि खमीर ईस्ट एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम है जाइमेज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है कैरोटीनॉइड की वजह से पके टमाटरों का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है? तो इन सभी में से सबसे दुर्बल अम्ल है HCN, ऑप्शन बी, HCN। और आप लोग इसे ऐसे समझें, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, HNO3, आप लोग इसे ऐसा समझें जैसे O3, इसी प्रकार से यहाँ H2SO4। क्या है कि टाइपिंग में भाइयों बहुत टाइम लगती है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे मुझे अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ऐसे एक एक क्वेश्चन को टाइप करने में आप लोग खुद जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और इसके बाद में जो हमारे सीटेट का एग्जाम्स होना है, तो 1 से 5 तक के लिए भी और 5 से 8 तक के लिए भी मैं इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सीटेट के भी उपलब्ध करवाऊंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो अब यहाँ पर कई बच्चे इस क्वेश्चन से बहुत भ्रमित हो जाते हैं। तो जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण G बराबर 10 है, और चंद्रमा का G बराबर E/6 है, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 10 है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 6 है। तो जब पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 100 किलोग्राम होगा। क्यों होगा? अभी कई बच्चे इसको 60 किलोग्राम लगा रहे होंगे, तो वह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि
अगर पृथ्वी पर 100 किलोग्राम द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर भी 100 किलोग्राम द्रव्यमान होगा, क्योंकि द्रव्यमान पर गुरुत्व का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भार और द्रव्यमान में अंतर है तो भार चंद्रमा पर 10 किलोग्राम होगा, इसलिए इसका वह चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ऑप्शन सी। और ईसीजी कब होती है? जैसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसकी अगर तबीयत बिगड़ जाती है और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके हाथों में यहाँ सीने पर और पाँव में जगन तगन वो लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं कार्डियोग्राफी। तो यही गतिविधि हृदय यानी कि हमारा दिल कैसा पंप कर रहा है, कितनी स्पीड में खून का संचालन कर रहा है, तो यह हमें सभी हृदय की जानकारी देता है। इसी को ईसीजी बोलते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही का मतलब कि किसी का भी, चाहे आपका ए पॉजिटिव हो, चाहे बी पॉजिटिव हो, चाहे ओ पॉजिटिव हो, किसी का भी खून जो खुद ग्रहण कर ले उसे सर्वग्राही कहते हैं। तो वह है ए बी ग्रुप। ऑप्शन ए बी ग्रुप सर्वग्राही, यानी कि आपका कोई भी ग्रुप हो उसको वह खून चढ़ सकता है। और अगर सर्वदाता की पूछे तो सर्वदाता होता है ओ ग्रुप। ऑप्शन वी ओ ग्रुप है। तो इन दोनों को आप याद रखें, सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो मानव शरीर में संक्रमण यानी कि कोई भी जैसे बीमारी हुई या कुछ भी उसका संक्रमण होने से रोकने में मदद करता है, तो वह करता है विटामिन ए। ऑप्शन ए विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 51, मूत्र बनता है तो हमारा जो मूत्र बनता है वह मूत्राशय में तो वह स्टोर रहता है, लेकिन यहाँ पूछा है कि मूत्र बनता है तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन ए संग्राहक वाहिनियों में। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मूत्र वाहिनियों में, मूत्राशय में वह स्टोर रहता है और मूत्र वाहिनियों में से होकर आता है और मूत्राशय में संग्रहित हो जाता है, जबकि यहाँ पूछा है मूत्र बनता है तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? तो वह है कोबाल्ट। ऑप्शन डी, यानी कि जो हमारा विटामिन बी12 होता है, बी12 होता है, इसमें कोबाल्ट नाम की धातु होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। ऑप्शन बी। क्यों? तो विटामिन सी क्यों निकल जाता है? क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसलिए जब हम उसको धोते हैं तो उसका जो विटामिन सी होता है वह जल में घुल के निकल जाता है। इसलिए हमें सब्जियों को पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद छीलना चाहिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो वह है 9.8 न्यूटन। ऑप्शन सी। कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है 9.8 न्यूटन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो पहले तो आप ये समझिए कि उत्तेजना क्या होता है। उत्तेजना, जैसे
जैसे जब निषेचन क्रिया चलती है तो उस समय आप लोग देखते हैं कि जो नर और जो मादा दोनों हैं वह बहुत ही उत्तेजित होते हैं। तो उस समय एड्रीनेलिन हार्मोन्स का अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है और इसका उत्सर्जन होने से जो हमारे हृदय की धड़कन है वो तेज चलने लगती है और खून बहुत स्पीड से हमारे शरीर में दौड़ने लगता है। तो उत्तेजना के समय एड्रीनेलिन हार्मोन्स हार्मोन्स उत्सर्जित होता है और यह हार्मोन ऐसा नहीं है कि उत्तेजना के समय ही होता है। कभी-कभी जब शरीर के सभी भागों में खून पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है या फिर खून में जैसे खून पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छी तरह नहीं पहुंचा पाता है तब भी एड्रीनेलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है जिससे खून की चाल बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है जिससे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और खून का संचालन सही हो होने लगता है। ऑप्शन बी। लेकिन कभी-कभी इसका बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होना घातक भी होता है क्योंकि अगर यह बहुत ज्यादा उत्सर्जित हो गया तो हमारी जो हृदय की धड़कन है बहुत तेज चलने लगेगी जिससे अटैक भी आ सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एड्रेनेलिन। क्वेश्चन नंबर 56। थर्मोस्टेट डॉट 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 को स्थिर बनाए रखने का साधन है। तो थर्मोस्टेट ताप को स्थिर बनाए रखने का एक साधन है यानी कि थर्मोस्टेट ताप जो गर्मी हीट होती है उसको स्थिर यानी कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो बस 30 डिग्री सेल्सियस परिशिष्टर यानी कि एक जगह बनाए रखने का एक साधन है थर्मोस्टेट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57। अंतर्दर्शी एंडोस्कोप क्या है? तो आपको तो इसके नाम से ही प्रसिद्ध सॉरी वो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि जब अंतर्दर्शी लिखा है तो अंतर का मतलब होता है कि अंदर। तो अंतर्दर्शी कुछ भी अंदर देखने का ही यह होगा और जैसे कि इंग्लिश में भी लिखा है एंडोस्कोप क्या है तो यह आहार के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। ऑप्शन ऑप्शन ए। जैसे कि किसी व्यक्ति ने भोजन खाया उसके पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई या कुछ कुछ कमी हो गई तो वो डॉक्टर को दिखवाने जाएगा तो वह अंतर्दर्शी या स्कोप को डालकर उसमें प्रकाश भी होता है तो उस प्रकाश के द्वारा आहार नाल जहां से हमारा भोजन अंदर जाता है तो उसके अंदर देखेगा कि क्या खराबी है। इसी को अंतर्दर्शी या एंडोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किसमें COOH समूह नहीं होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल में COOH समूह नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यह एस्कॉर्बिक अम्ल से नहीं एस्कॉर्बिक अम्ल समूह से नहीं जुड़ा होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो मधुमेह यानी कि शुगर यानी कि जो देहात में शक्कर की बीमारी भी बोलते हैं इसे टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बाकी चेचक जो जिसे गांव गांव देहात में माता बोलते हैं उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है, पोलियो को भी नियंत्रित किया जा सकता है, काली खांसी को भी किया जा सकता है। लेकिन मधुमेह शुगर यानी कि शक्कर की बीमारी को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सी शाखा एक जीवित जीव या एक जाति के अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो वह है स्वपारिस्थितिकी ऑटोइकोलॉजी। ऑप्शन ए। स्वपारिस्थितिकी ऑटोइकोलॉजी। ऑप्शन ए। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक कंप्लीट किए हैं। चलिए अगर और जिसमें मैंने भाग बा लिया था जो कि मुख्य विषय विज्ञान था और इसमें जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं यह जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी में यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो यह आपकी जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे उन सभी में काम आएंगे।
तो चलिए अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और प्रतिदिन ऐसे ही नए-नए प्रैक्टिस सेट और साथ में पीडीएफ पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूँ उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप कोई प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सको। चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।